हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भागों के ऊपर, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका एक कारण ये है कि एक दिन पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर ही एक प्रश्न किया था और प्रश्न ये था कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग से जुड़े हुए हैं। और यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 50% लोगों ने इस आंसर को गलत कर दिया, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे मुझे लगा कि नहीं, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको लेकर के आपके सामने आना चाहिए और इस तरीके से बताना चाहिए कि आपको याद रहे। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो भाग है वह है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके प्रदेश। जाहिर सी बात है कि हम आज़ाद होकर के एक देश बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, तो वहाँ पहला परिचय यही आएगा कि हमारा देश है। पहले अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत। तो पहले भाग में भी संघ और उसके प्रदेश या क्षेत्र की चर्चा है। अब संघ बन गया तो चाहे गांव हो, चाहे परिवार हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, यदि लोग ही नहीं रहेंगे तो देश बनेगा कैसे? तो इन लोगों को राज्य के संदर्भ में क्या बोलते हैं? सिटीजन बोलते हैं। तो दूसरा जो भाग है वह किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकता से जुड़ा हुआ है। दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अफगानिस्तान से कोई शरणार्थी आया और वह हमारे देश में आया, कुछ दिन रहेगा और क्या कहेगा केंद्र सरकार से कि मुझे नागरिकता दो यानी 2। तो नागरिकता कहाँ है? भाग 2 में है। अब जब आप नागरिक बन जाते हैं तो आपको कुछ अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। तो अगला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? मौलिक अधिकारों से। तो पार्ट 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको एकदम से रट जाना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वह पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है। अब मौलिक अधिकार आपको मिल गए, नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल गए। तो संविधान राज्य को निर्देशित करता है कुछ काम करने के लिए। तो चौथा पार्ट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में है। और 4 में ही एक जोड़ा गया नया पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और यह है मूल कर्तव्यों का। इसको कैसे याद करें कि केवल अधिकार से तो काम चलेगा नहीं। जो आपके अधिकार हैं वही मेरा कर्तव्य है, जो मेरे अधिकार हैं वही आपका कर्तव्य है। तो अधिकार के साथ कर्तव्य आ गया 4A में। तो इनको आप एक साथ याद कर सकते हैं और इसके लिए आप लिख सकते हैं संघ व नागरिक। इससे ये क्लियर रहेगा कि इस पार्ट में, पहले पार्ट में 1 से 4 तक में संघ की बात है, उसके क्षेत्र की बात है और नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान है, नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों से जुड़ी हुई बात है। अब आगे देखते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं सरकारें, गवर्नमेंट्स। अब हमने, आप जानते हैं कि एक फेडरल सिस्टम एडॉप्ट किया है, संघ बना है। तो इसमें कई लेवल की सरकार है, संघीय सरकार है, राज्य की सरकार है, केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और फिर गांव जिसमें हम और आप रहते हैं, जहां हमारा जन्म हुआ, वहां भी एक सरकार है जिसको हम कहते हैं पंचायत राज व्यवस्था। तो इनको हम देखेंगे, ये दूसरे सेक्शन में यही है। तो 5वें में क्या है? 5वें में है यूनियन के बारे में, संघ के बारे में, संघ की सरकार के बारे में। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में है, इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में है, और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके संबंध में भी 5वें भाग में है। क्यों? क्योंकि यह संघ से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे लेवल की सरकार भी है ना, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं, जैसे राजस्थान की सरकार, जैसे यूपी की सरकार, जैसे बिहार की सरकार। तो जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संघ में है, वही सारी व्यवस्थाएं यहाँ भी हैं। तो 5 में संघ, पहले संघ आएगा और उसके बाद क्या आएगा? राज्य आएगा। और यहाँ देखिए 6 के बाद 8 मैंने लिखा है। यहाँ पे 7वां जो भाग था उसको हटा दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। आप पूछेंगे कि इसमें था क्या? तो जब संविधान बना था ना, तो उस समय राज्यों को ABC कई कैटेगरी में बांटा गया था, और जब इसको एबॉलिश किया गया तो इसमें B भाग के राज्य थे जिनको हटा दिया गया। कब?
7वें संविधान संशोधन से, जो कब आया था 1956 में आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 7 से 7वां संविधान संशोधन, 7 से समाप्त। तो चूंकि ये समाप्त है इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ संघ हो गया, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो अब क्या बचा? यूनियन टेरिटरीज बची। इसको भी याद करने का एक तरीका है। आज आप देखें तो 28 स्टेट हैं हमारे यहाँ, 28 स्टेट हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था कहाँ है? भाग 8 में। सिंपल। फिर हम आते हैं पंचायतों पे। तो पंचायतें कहाँ हैं? 9th भाग में है। पंचायत हो गई ग्राउंड लेवल की, उसके ऊपर जो शहर हैं उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यानी नगर पालिकाएँ हैं। तो 9 में पंचायत और 9A में 9 या 9A में नगर पालिकाएँ हैं, और 9B भी जोड़ा गया है जिसमें कोऑपरेटिव सहकारी समितियां हैं। तो ये तो सरकार और प्रशासन के संदर्भ में हो गया। एक चीज, जब अनुसूचियों की हम चर्चा कर रहे थे, एक वीडियो उस पर भी है, उसको आप देख लेना, उसमें हमने 5वीं और 6ठी अनुसूची की चर्चा किया था। तो 5वीं में क्या है? उसमें ये कहा गया है कि असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, इनको छोड़ करके जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं उनमें कुछ ऐसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल को पावर दिया गया है। तो वहाँ अनुसूचियों में क्या है? 5 है, और उसी का दूना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भाग 10 में है। तो ये सरकारों का हो गया। अब जब सरकारें बन गई और कई लेवल की सरकारें हैं, तो ये राजाओं का तो जमाना है नहीं कि जयपुर अलग है और बीकानेर अलग है। हम तो संघीय प्रदेश हैं जहाँ पे मिलजुल करके हमें शासन का संचालन करना है। तो संबंध की बात आएगी तो तीसरा आप कह सकते हैं सरकार के बाद आप क्या याद कर लेंगे? संबंध। संबंध किसके? संघ और राज्यों के। तो 11वें में क्या है? यूनियन और जो स्टेट हैं उनके संबंध हैं। और आप जानते हैं इन संबंधों में सबसे पहले क्या आएगा? विधायी संबंध आएंगे, फिर कार्यपालिकी संबंध आएंगे। लेकिन केवल कानून बनाने से और उसको लागू करने से तो देश चलेगा नहीं। अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा चाहिए, हर काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो 12वां क्या है? वित्त और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें समझौते भी हैं, इसमें वाद भी हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि 300A एक आर्टिकल है, और यह वह आर्टिकल है जो भाग 12 में है, और यह हमें संपत्ति का अधिकार देता है। ये अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था 19F में और 31 में, वहां से अबॉलिश करके, और किसके माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन से 1978 में अबॉलिश करके 300A में रखा गया। और यह कहाँ है? यह 12 में है। 13 में व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स की चर्चा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। 14वें को आप जोड़ सकते हैं अपने से, खुद से। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको कहीं नौकरी मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? केवल विद्वान होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि आपको कहीं सेवा करने का मौका मिले, आपको सर्विस मिले। तो 14 में क्या है? सेवाएं हैं, संघ के अधीन और राज्य के अधीन। यानी जो UPSC आप देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, या जो राज्य स्तर पे आप देखते हैं PSC, वे इसी भाग के अंतर्गत उनकी व्यवस्था है। जैसे RPSC है, या अलग अलग स्टेट में जो संघ लोक सेवा आयोग हैं, उनकी स्थापना भाग 14 के तहत की गई है। और अनुच्छेद भी आप चाहें तो याद कर दें, 315। अब यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन हो गया, SDM साहब आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए, SP साहब आ गए। तो केवल इनसे तो काम होगा नहीं। जो सरकार चला रहे हैं वो तो मंत्री है ना, तो उनका क्या होना चाहिए? उनका होना चाहिए इलेक्शन। तो इलेक्शन की व्यवस्था भाग 15 में है, और यहीं पे 324 में इंडिया का इलेक्शन कमीशन है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 15 में क्या, यहाँ सिलेक्शन 14 और इलेक्शन 15। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत में एक बार जो इलेक्शन होता है वह कितने सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है। या सीधे सीधे सिलेक्शन और इलेक्शन को आप याद कर लीजिए। 16वें को मैंने छोड़ दिया, 16वां इंपॉर्टेंट नहीं है, वह कुछ सर्टेन क्लासेस के बारे में प्रावधान की बात करता है। 17वां इंपॉर्टेंट है। अब अधिकारी आ गए, मंत्री आ गए, सब अपने अपने विभागों में बैठ गए। तो अब यह है कि काम करना होगा ना, तो काम किस भाषा में करेंगे। तो 17वां जो भाग है वह ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, यानी राजकीय भाषाओं या राजभाषाओं की बात करता है। और आप जानते हैं 343 में हिंदी को उसकी देवनागरी लिपि के माध्यम से राजभाषा घोषित किया गया है। यह अलग बात है कि अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में है। तो आपको याद करना है कि निर्वाचन के बाद क्या है, राजभाषाएं हैं। अब आ जाइए 18 में। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसको पूछा जाता है, जो 352 से 360 तक चलता है। 18 एक तो यह है कि आप याद कर लें कि 18 में आपात है, अ से 18 और अ से आपातकाल। दूसरा तरीका आप याद करने का ये हो सकता है कि जैसे मिसेस गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी और मिसेस गांधी 16 साल प्रधानमंत्री रही, और जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उनके अधीन उन्होंने 2 साल मंत्री के रूप में काम किया। तो 18 साल वे कुल ऑफिस में रहीं, तो 18 से आपातकाल हो गया। उसके बाद 19वां भी मैंने छोड़ दिया है। 19वां इसलिए कि इसमें मिसलेनियस है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है संविधान में उसको डिफाइन किया गया है, तो ये आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है 20वां। 20 में क्या है आप जानते हैं, 20 में है संविधान संशोधन। एकमात्र आर्टिकल है इसमें 368। तो 20 में संविधान संशोधन है। 21वां एक टेम्परेरी प्रावधान था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आप इसको याद कर लीजिए कि इसी में था 370, जिसको 5 अगस्त 2019 को एबॉलिश किया गया, रिवोक किया गया। और आखिरी जो भाग है वह है, उसमें संविधान का नाम है, संविधान को प्रारंभ करने की घोषणा है और उसका अधिकृत हिंदी पाठ है। तो ये है भागों के बारे में। एक और तरीका ये है कि यहाँ पे भारत का नाम है और यहाँ संविधान का नाम है। तो पहला और आखिरी तो ऐसे याद हो जाएगा, और कुछ चीज़ें जैसे ये थर्ड, फोर्थ है, ये याद कर लीजिए, प्लस संघ राज संबंध याद कर लीजिए, निर्वाचन, राजभाषा, आपातकाल और संविधान संशोधन, ये चीज़ें आपको एकदम से याद होनी चाहिए। यह कठिन नहीं है, यदि आप क्रम से देखते चले जाएं तो यह आसानी से याद हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।